हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑडिट की पार्ट नंबर 6 वीडियो में एक बार फिर से आप सबका वेलकम है, स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इंक्लूड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अंकेक्षण व एश्योरेंस प्रमाण फर्स्ट का संबंध किससे है, यानी ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड का संबंध जो है, फर्स्ट संबंध उसका किससे होता है। तो ऑप्शन हमारा दिया है कि इसका संबंध होता है प्रलेखीकरण से, या अंकेक्षण के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों से, या प्रमाणन से, या अंकेक्षण के नियोजन से। तो अंकेक्षण व एश्योरेंस प्रमाण फर्स्ट का जो संबंध होता है वो अंकेक्षण के सामान्य नियमों से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन हमारा रहता है कि अंकेक्षण व एश्योरेंस प्रमाण सेकंड का संबंध किससे होता है, तो वो वित्तीय नियमों से होता है। और थर्ड वाला जो होता है वो प्रलेखीकरण से होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट हो जाएगा अगर थर्ड के बारे में पूछा जाएगा तो। फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 है, एक लेखा परीक्षक का कार्य कैसा होता है, यानी कि एक लेखा परीक्षक के जिम्मे किस प्रकार के कार्य को सौंपा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कि लेखा परीक्षक लेखा बहियों का अभिलेखन करता है। तो ये ऑप्शन सरासर गलत है, क्योंकि लेखों का बहियों का अभिलेखन न करके अभिलेखन हुए खातों की वो सत्यता की जांच करता है, तो ये ऑडिटर का काम होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि विभिन्न लेखा बहियों का संकलन करना, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, कि वो बहियों का संकलन नहीं करता है, वो उसके सामने सारी चीजें रखी हुई रहती हैं, केवल और केवल संस्था में जाकर के रखी हुई लेखा बहियों की उसको जांच करनी होती है। ऑप्शन नंबर सी है कि लेखों की समीक्षा करना, यह भी हमारा ऑप्शन गलत है, कि लेखों की समीक्षा वो नहीं करता है, बल्कि शुद्धता ज्ञात करने के लिए बही प्रविष्टियों का सत्यापन करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऊपर के ए बी सी ये तीनों ऑप्शन जो है ये एक अकाउंटेंट का काम होता है, और डी वाला जो ऑप्शन होता है ये एक ऑडिटर का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, एक अंकेक्षण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है। आइए देखते हैं ऑप्शन में कि अंकेक्षण किस प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर ए है नकदी का दुरुपयोग करने के लिए, यानी कि संस्था में जो भी नकदी का दुरुपयोग होता है या छल कपट कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है उसका जो दुरुपयोग को रोकने के लिए उसका पता लगाता है, या सामग्री का दुरुपयोग करने के लिए, या लेखा पुस्तकों में धांधली करने के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो इसमें जो दोस्तों ऑप्शन होगा ये इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कि नकदी का दुरुपयोग भी करने के लिए और सामग्री का दुरुपयोग, और साथ साथ लेखा पुस्तकों में जो भी धोखाधड़ी की जाती है इसका पता लगाने के लिए अंकेक्षण प्रयास करता है। जबकि ये तीनों कार्य जो है ये अंकेक्षण के सहायक कार्य के अंतर्गत आएंगे, ये अंकेक्षण के मुख्य कार्य के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते हैं। अंकेक्षण का जो मुख्य कार्य होता है वो लेखा की शुद्धताओं का सत्यापन करना होता है और प्रमाणन करना होता है। ये 2-3 ही काम जो अंकेक्षण के हैं ये मुख्य कार्य हैं। बाकी ऑप्शन में जो ये 3 काम ऊपर के दिए गए हैं ये तीनों के तीनों उसके सहायक कार्य होते हैं। तो उपयुक्त सभी इसमें हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, एक अंकेक्षण बीमा करता नहीं है और उसे जो कुछ करना है वह उचित देखभाल और कौशल के साथ करना है। यह निर्णय इस विवाद में दिया गया था। यानी कि ये एक डिसीजन है, किसी कंट्री में किसी अदालत में किसी जज के द्वारा यह डिसीजन दिया गया था कि एक अंकेक्षण बीमा करता नहीं है और उसे जो कुछ करना है उसे जो उचित लगेगा देखभाल कर और कौशल के साथ वो करेगा। यह निर्णय किसमें दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है किंगसन कॉटन मिल्स एंड लिमिटेड कंपनी के मामले में, या अलेन एंड कंपनी के मामले में, या लंदन और जनरल बैंक के मामले में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कि लंदन और जनरल बैंक के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि एक अंकेक्षण बीमा करता नहीं है और उसे जो कुछ करना है वह उचित देखभाल और कौशल के साथ करेगा। यह निर्णय कहाँ दिया गया था या यह विवाद कहाँ हुआ था, तो ये लंदन और जनरल बैंक के मामले में ये जज के द्वारा डिसीजन दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि विप्रो कंपनी लिमिटेड के लिए अंकेक्षण क्या है। यानी कि एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है, या आप इसके स्थान पर यह भी कह सकते हो किसी भी कंपनी का, या टाटा कंपनी लिमिटेड के लिए अंकेक्षण है या विप्रो कंपनी लिमिटेड के लिए अंकेक्षण है। तो इसके लिए अंकेक्षण क्या है, तो आइए ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। इसके लिए अंकेक्षण आवश्यकता है या विलासिता है या प्रतिष्ठा मूलक है या आवश्यकता एवं विलासिता दोनों है। तो विप्रो कंपनी लिमिटेड के लिए अंकेक्षण जो है ये आवश्यकता है, न कि विलासिता है। ठीक है, इसके लिए ये आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, औचित्य अंकेक्षण का तात्पर्य किससे होता है या औचित्य अंकेक्षण का संबंध किससे होता है। चलिए ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, खातों के सत्यापन से इसका संबंध होता है, या एकल स्वामित्व वाली संस्थाओं के खातों की जांच से होता है, या व्ययों की आवश्यकता तथा औचित्य की जांच से होता है, या सरकारी कंपनियों के अंकेक्षण से होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि व्ययों की आवश्यकता तथा औचित्य की जांच से ही औचित्य अंकेक्षण का तात्पर्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी आपसे कि कमेंट में कम से कम कितने क्वेश्चंस आप सही करते हो। 20 क्वेश्चन की ये सीरीज़ होती है मेरी वीडियो की, तो 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं उसको 20 में से आप जो है ऐसे करके कम से कम आंसर अपना दे दिया करो कि आपका कितना सही होता है कितना गलत होता है, ताकि मुझको ये आइडिया लग सके कि मेरे क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस तरीके का लेवल है, हाई लेवल है या मीडियम लेवल है या बहुत लो लेवल है। तो उसके आपके आंसर के अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चन को लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप अपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया और कितने सही किया, इसका आप आंसर जरूर दिया करो कमेंट में। ठीक है, कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। देखते हैं आज की इस वीडियो का 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न है कि चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक का स्टाफ वर्ष भर लेखों की जांच में व्यस्त रहता है। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री या किस प्रबंध शास्त्री या किस दर्शन शास्त्री या किसके द्वारा दी गई है। तो चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक अंकेक्षण का स्टाफ वर्ष भर लेखों की जांच में व्यस्त रहता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। तो यह परिभाषा दी गई थी स्पाइसर एवं पैगलर के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पहचान ऐसे ही है कि आप ऐसे ही इसको देख लीजिए कि अंकेक्षण का स्टाफ वर्ष भर, ठीक है ना, इसमें पूरे साल जब खातों की जांच की जाती है या कोई भी ऐसे डेफिनेशन में पूरे साल खातों की जांच करने की बात आ जाती है, तो आप ऑप्शन को एकदम रट लो कि स्पाइसर एवं पैगलर के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नैतिक जांच किसके द्वारा की जाती है। 1 सेकेंड। अगला प्रश्न है कि इसमें नैतिक जांच किसके द्वारा की जाती है, रूटीन चेकिंग किसके द्वारा की जाती है। आइए ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा संस्था के प्रबंधकों के द्वारा या संस्था के कर्मचारियों द्वारा या अंकेक्षकों के द्वारा या अंशधारियों के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अंकेक्षकों के द्वारा ही रूटीन चेकिंग की भी किया जाता है, यानी कि नैतिक जांच भी जो है वो अंकेक्षण के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि अंकेक्षण में नैतिक जांच में किसको शामिल किया जाता है। तो आंतरिक निरीक्षण को भी नैतिक जांच के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अंकेक्षण के द्वारा ही नैतिक जांच की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, ऐसा कार्य जो अंकेक्षक के कार्य में सम्मिलित नहीं किया जाता है वो कौन सा ऐसा कार्य है। यानी कि ऑप्शन में एक ऐसा कार्य दिया गया है जिसको अंकेक्षण के कार्य में या अंकेक्षक के या ऑडिट के काम में शामिल नहीं किया जाता है। आइए ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कपट को ढूंढना और रोकना। ऑप्शन नंबर बी है लेखा पुस्तकों को लिखना। और ऑप्शन नंबर सी है गणितीय शुद्धता की जांच करना। ऑप्शन नंबर डी है अशुद्धियों का ढूंढना और रोकना। तो इसमें ऑप्शन जो है कपट को ढूंढना और रोकना, गणितीय शुद्धता की जांच करना,
और ऑप्शन नंबर डी जो है अशुद्धियों को ढूंढना और रोकना, ये तीन के तीनों जो हमारे कार्य हैं ये अंकेक्षक के सहायक कार्य के अंतर्गत आते हैं, जो कि अंकेक्षक को हर हाल में इसको करना होता है। इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है लेखा पुस्तकों को लिखना, ये अंकेक्षण का कार्य नहीं होता है बल्कि ये अकाउंटेंट का काम होता है। ठीक है, यानी कि संस्था में संस्था के द्वारा जो भी अकाउंटेंट नियुक्त किया गया है उसके द्वारा ही संस्था का फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर होगा कि लेखा पुस्तकों को लिखना ये अंकेक्षक का कार्य नहीं होता है बल्कि ये संस्था के अकाउंटेंट का काम होता है कि वो संस्था के फाइनल अकाउंट को बनाए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, ऐसी संस्थाएं जिनका अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है। यानी ऑप्शन में ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं दी गई हैं जिनका अंकेक्षण कराना हमको आवश्यक है, ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनका ऑडिट या इनका अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सहकारी संस्थाओं का, या जीवन बीमा कंपनी का, या ट्रस्ट का, या उपरोक्त सभी का। तो इसमें हमारा जितनी भी संस्थाएं दी गई हैं कि सहकारी संस्थाएं या जीवन बीमा कंपनी या ट्रस्ट, इन तीनों संस्थाओं का अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कोशिश ये करो फ्रेंड्स कि आप भी कमेंट में अपने आंसर्स को देने की कोशिश करो और ऑनेस्टी से आप अपने आप को जांचो परखो कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इसका 20 में से टोटल मार्क्स करके आपने कितने सही किए हैं उसको आप ज़रूर कमेंट करो ताकि मुझको आइडिया लग सके, और अपने आप की खुद परख करो कि 20 में से मैंने कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं पूरी ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको अपना लेवल मालूम होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, और मुझे ये मालूम होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अगर और डीप करना होगा तो मैं क्वेश्चन को और डीप करने की कोशिश करूंगा, या लो करने की, या मीडियम ऐसे ही रखने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप कमेंट में ज़रूर ये टाइप करें कि 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, आंतरिक अंकेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। यानी कि इंटरनल चेकिंग जो की जाती है संस्था के कर्मचारियों के द्वारा ही, उनमें से किसी एक के द्वारा चुना जाता है और उन्हीं के द्वारा आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है। ठीक है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये संस्था के प्रबंधकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर ऑप्शन में हमारा प्रबंधक नहीं दिया है तो संचालक मंडल को हम प्रायोरिटी देंगे, और अगर प्रबंधक और संचालक दोनों दिया है तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि संचालक मंडल को ही प्रायोरिटी देंगे। फिलहाल हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक अंकेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो आंतरिक अंकेक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो होता है कि अशुद्धियों व कपटों को जल्दी से ढूंढना होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि अंतिम अंकेक्षण में सहायक होना, या वार्षिक लेखा का शीघ्र सत्यापन करना, या नियमित लेखांकन सुनिश्चित करना, ये हमारे तीनों कार्य अंकेक्षण के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में इनको शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए ये तीनों के तीनों रॉन्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि अशुद्धियों व कपटों को जल्दी से ढूंढना ये आंतरिक अंकेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक सार्वजनिक संस्था का अंकेक्षण कराना कैसा होता है। यानी कि एक कोई पब्लिक कंपनी है उसका अंकेक्षण कराना ऐच्छिक होता है, या पूर्ण होता है, या अनिवार्य होता है, या उपयुक्त में से सभी होता है। मैं आपको बताता चलूं कि एकाकी व्यापार में या साझेदारी फर्म में उसका अंकेक्षण कराना अनिवार्य नहीं होता है बल्कि कंपनी का अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी ऐसी संस्थाएं जो सार्वजनिक स्तर की संस्थाएं होती हैं, ठीक है, उस पर स्पेशली तौर पे गवर्नमेंट का जब राइट होता है तो उसका अंकेक्षण कराना मोस्ट नेसेसरी होता है, अनिवार्य होता है उनका अंकेक्षण कराना। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एक सार्वजनिक संस्था का अंकेक्षण कराना जो होता है वो बल्कि ऐच्छिक और पूर्ण न होकर के ये एक अनिवार्य कार्य होता है, जिसे संस्था के शेयर होल्डर्स को, जिस टाइप की भी कंपनी हो, उनको कराना अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, एक अंकेक्षण कार्यक्रम निम्नांकित के लिए बनाया गया कार्यक्रम है।
यानी कि एक ऑडिटर के द्वारा किसी भी संस्था में ऑडिट करने से पहले उसके द्वारा जो कार्यक्रम बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया जाता है, या अगर अंकेक्षण अपने लिए वो कार्यक्रम बनाता है तो किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाता है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अंकेक्षक के आने और जाने के लिए। ये तो ऑप्शन सरासर गलत है कि अंकेक्षण अपना कार्यक्रम इसलिए नहीं बनाता है कि वो संस्था में कब आए और कब जाए। दूसरा ऑप्शन है कि नैतिक जांच के लिए, इसको भी नहीं बनाता है वो कि रूटीन चेकिंग के लिए वो अपना कार्यक्रम बनाए। कंपनी की शाखाओं के निरीक्षण के लिए ये भी नहीं बनाता है, क्योंकि शाखाओं का निरीक्षण वो अंकेक्षण नहीं करता है, बल्कि संस्था के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स खुद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि अंकेक्षण के चरणबद्ध कार्य के लिए, यानी कि वो अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए, पूरा करने के लिए, या जो वो प्लान बनाता है कि एक अंकेक्षण कार्य शुरू करने से पहले मुझे क्या क्या करना चाहिए, उन सब का जो प्रोग्राम बनाता है उसी को हम अंकेक्षण के चरणबद्ध कार्य के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है कि अंकेक्षण व एश्योरेंस प्रमाण 2 यानी कि अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2 से संबंधित है। आइए ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि अंकेक्षण के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों से। ऑप्शन नंबर बी है वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के उद्देश्य एवं क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी है संपत्ति और दायित्व के मूल्यांकन से। और ऑप्शन नंबर डी है संस्था के आंतरिक अंकेक्षण से। तो मैं आपको डिफाइन करता चलूं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो इसमें होता है अंकेक्षण के सामान्य नियमों से, ये हमारा अंकेक्षण व एश्योरेंस प्रमाण फर्स्ट से संबंधित है, ठीक है। और वित्तीय विवरण के अंकेक्षण के उद्देश्य से जो संबंध होता है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के उद्देश्य एवं क्षेत्र से जिसका संबंध होता है वो अंकेक्षण व एश्योरेंस प्रमाण 2 का उससे संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये दोनों नीचे के ऑप्शन हमारे किसी काम के नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो जैसे ही खत्म हो वीडियो को शेयर करना न भूलें। और आज सभी स्टूडेंट अपना कमेंट में ज़रूर नंबर बताओ कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया, और वो भी पूरी फुली ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको आज आंसर देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 है आंतरिक अंकेक्षण से आशय होता है, यानी इंटरनल चेकिंग से हमारा क्या आशय है। चलिए ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। आंतरिक अंकेक्षण रोकथाम की एक प्रणाली है, या आंतरिक अंकेक्षण अंकेक्षक द्वारा दैनंदिनी की जांच की जाती है, या प्रबंधकों की ओर से अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण द्वारा प्रारंभिक अंकेक्षण होता है। तो आंतरिक अंकेक्षण से हमारा तात्पर्य यही होता है कि आंतरिक अंकेक्षण का कार्य संस्था में चुने हुए किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, और यह कार्य प्रबंधक के द्वारा कराया जाता है। और आंतरिक अंकेक्षण जो होता है ये प्रबंधक के प्रति उत्तरदायी होता है। तो जब भी आंतरिक अंकेक्षण की बात आ जाए तो आप ये समझ लो कि उसमें प्रबंधक की बात हो रही है। तो प्रबंधकों की ओर से जो अंकेक्षण कराया जाता है उसको हम आंतरिक अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि प्रबंधकों की ओर से जो अंकेक्षण कराया जाता है उसी को हम आंतरिक अंकेक्षण यानी इंटरनल चेकिंग के नाम से या इंटरनल ऑडिट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है किसी कंपनी का आंतरिक अंकेक्षण होता है, यानी किसी कंपनी में जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, या वो किसके प्रति उत्तरदायित्व रखता है, या किसके प्रति उसकी जवाबदेही होती है। आइए ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कि अंशधारियों के प्रति ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो मेन ऑडिटर होता है ये अंशधारियों के प्रति जवाबदेही रखता है। सरकार के प्रति इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं ये कहा गया है कि सरकारी कंपनी का आंतरिक अंकेक्षण, ठीक है। तो जब तक सरकारी कंपनी का नाम इसमें नहीं दिया गया है तो हम इसको एक नॉर्मल कंपनी ही मानेंगे। तो ऑप्शन ये भी हमारा सही नहीं होगा। सी ऑप्शन है कि कंपनी का कर्मचारी होता है, और डी है स्वतंत्र पेशेवर होता है।
तो इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि किसी कंपनी में आंतरिक अंकेक्षण जो होता है वो कंपनी के कुछ कर्मचारियों में से जो सबसे शिक्षित कर्मचारी होता है, जिसको कुछ थोड़ा बहुत भी लिखना पढ़ना आता है, उन्हीं कर्मचारियों में से उसको आंतरिक अंकेक्षण के तौर पे उसको चुन लिया जाता है और यह प्रबंधक के सामने या संचालक मंडल के सामने इसकी जवाबदेही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक अंकेक्षण समिति का गठन कब किया गया था? ये सन है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है 1979 में, ऑप्शन नंबर ए है 1979 में, ऑप्शन नंबर बी है 1980 में, ऑप्शन नंबर सी है 1978 में या ऑप्शन नंबर डी 1982 में। तो सामाजिक अंकेक्षण समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1979 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन ये कहा जाता है कि सामाजिक अंकेक्षण में किस कंपनी के द्वारा सबसे पहले सामाजिक अंकेक्षण को प्रकाशित किया गया था, तो वो कंपनी थी टिस्को कंपनी थी। ठीक है, टिस्को कंपनी के द्वारा सबसे पहले सामाजिक अंकेक्षण करवाया गया था और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1979 में इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है कि आंतरिक अंकेक्षण को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? यानी कि संस्था में जो आंतरिक अंकेक्षण रखे जाते हैं उनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है या उनको हटाने का अधिकार कौन रखता है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है कि प्रबंधकों के द्वारा या अंशधारियों के द्वारा या सांविधिक अंकेक्षण के द्वारा या सरकार के द्वारा। तो दोस्तों बता दें चलें कि अंशधारियों के द्वारा इसलिए नहीं हटाया जाएगा क्योंकि अंशधारियों के द्वारा मेन ऑडिटर को ही प्रस्ताव पारित करके इनको हटाया जा सकता है और सांविधिक अंकेक्षण का इसमें कोई रोल नहीं होता है, सरकार का भी कोई रोल नहीं होता है, बल्कि आंतरिक अंकेक्षण की जो प्रायोरिटी होती है या जो उसका दायित्व तो होता है या उसके सामने सबसे पहले जो ये प्रायोरिटी होती है कि वो किसके सामने उसकी लायबिलिटी होती है जवाबदेही की, तो चाहे तो वो संचालक मंडल के सामने रहेगी या तो फिर वो प्रबंधक के सामने रहेगी। कई बार देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन हर बार जब भी ये क्वेश्चन आया है तो अपने अपने नए रूप में ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है और कितने टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंतरिक अंकेक्षक को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि प्रबंधक के द्वारा या प्रबंधन के द्वारा आंतरिक अंकेक्षण को हटाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है कि लेखा परीक्षा ... किसके लिए विलासिता है? यानी कि ऑडिट कराना किसके लिए, जैसे कि मतलब कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जिनके लिए ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है बल्कि उसको एक फजूल खर्ची समझा जाता है कि इसका अंकेक्षण न करवाना ही बेहतर है। तो ऑप्शन है संयुक्त स्टॉक कंपनी, इसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है कि ये अंकेक्षण का काम करवाए। साझेदारी प्रतिष्ठान, ये तो हमारा ऐच्छिक के अंतर्गत आएगा। सहकारी समिति, इसके लिए भी हमारा इम्पॉर्टेंट है कि ऑडिट कराना है। एक छोटा जो दुकानदार होता है इसके लिए ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि एक छोटा दुकानदार जो होता है इसको अंकेक्षण कराना अनिवार्य नहीं होता है और साथ ही साथ अगर इसका अंकेक्षण करवाया भी जाता है तो ये अंकेक्षण के लिए एक विलासिता होगी या एक फर्म के लिए विलासिता होगी, एक फजूल खर्ची होगी। तो ये था आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो, लाइक करो और आज कोई भी स्टूडेंट कमेंट करना न भूले जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आप अपनी आज वैल्यू बता दो कि आपने 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।